दोस्तों, आज 15 दिसंबर हो गया और 15 दिसंबर का आपको बहुत बहुत सैल्यूट, नमस्कार। और आज का हमारा जो कोट्स है, शुभ विचार है, वो है ऑलवेज वियर द कस्टम ऑफ ह्यूमिलिटी एंड यू विल रिसीव द लव एंड कोऑपरेशन ऑफ अदर्स। और इसी विचार के साथ आपसे भ्रष्टाचार पे हमारी बात हो रही थी। तो भ्रष्टाचार पे हमने राजनीतिक पे बात किया, न्याय पे किया, आपका कार्यपालिका विधायिका के बारे में बात किया, और हमारे कुछ अन्य भ्रष्टाचार भी हैं। उसमें जो हमारे कोट्स, हमारे जो किताबों में अंकित है, वो है कि हमारे देश में अन्य तरह के भ्रष्टाचार भी संगठित रूप से देश व समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह के भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को ऊपर से सह मिलती है। अवैध मुद्रा, हवाला कारोबार, मानव तस्करी, पशुओं की तस्करी, जाली नोट, नकली उत्पाद, अवैध कारोबार, गलत तरीके से शेयर बाजार को प्रभावित करना, अपनी आय को कम दिखाना, निर्माण कार्यों में हल्की सामग्री का प्रयोग करना इत्यादि भी भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप हैं। इनसे भी देश व समाज में विभिन्न तरह की विसंगतियां उत्पन्न होती है। भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली जो परिस्थितियां हैं, वह है भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जिससे भारत ही नहीं अपितु विश्व के लगभग सभी देश परेशान हैं। भ्रष्टाचार प्रकृति द्वारा दी गई कोई बीमारी या महामारी नहीं है, या मानव द्वारा अपने पदार्थ के लिए की जाने वाली ऐसी प्रवृत्ति है जिससे तमाम स्थापित मापदंडों का उल्लंघन होता है। इसका जनक मानव ही है। भ्रष्टाचार का जन्म क्यों होता है, इसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार है, इस प्रश्न का उत्तर खोजना सरल नहीं है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के लिए मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति ही जिम्मेदार है। मानव ज्यों ज्यों विकास के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है, त्यों तो वह कुछ नया हासिल करने की कामना में लग जाता है। हर चीज़ सिर्फ कामना करने से नहीं मिल पाती है। इसके लिए कठिन संघर्ष व सामर्थ्य, सार्थक प्रयास की जरूरत होती है। जब कोई चीज़ व्यक्ति को आसानी से नहीं मिलती, तो इसके लिए वह स्थापित मूल्यों की अवहेलना करके उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है या उसे प्राप्त कर लेता है। यही प्रकृति भ्रष्टाचार कहलाती है। आज के युग में लोग भौतिकवादी जीवन जीने के आदी होते जा रहे हैं। ऐसे में भौतिक सुखों के लिए व्यक्ति को अधिक धन की आवश्यकता होती है। उस धन को कमाने के लिए व्यक्ति भ्रष्टाचार की तरफ अग्रसर होता है। सीधे तौर पर यदि कहा जाए कि मानव के अंदर जब संतोष की भावना कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है, तब वह गलत प्रवृत्तियों को अपनाने को बाध्य होता है। उदाहरण के तौर पर पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति यदि अच्छे मकान में रहता है, अच्छी गाड़ी में चलता है, उसके अच्छे अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, वह बड़े होटलों में लंच व डिनर करता है, तो उसे देखकर उसके पड़ोसी के मन में भी वैसा ही करने की भावना प्रबल होती है। यहाँ पर मनुष्य यदि विवेक से काम ले तो वह गलत कार्य करने से बच सकता है। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा के अनुसार संतोष को सबसे बड़ा धन माना गया है, तथा यह भी कहावत कही गई है कि तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर, अर्थात जितनी लंबी चादर होती है उतना व्यक्ति को पांव पसारना चाहिए। व्यक्ति परंपराओं और मूल्यों की अवहेलना करने की वजह से बुराइयों के मकड़जाल में फंसता जा रहा है। कुछ लोग एक दूसरे को देखकर अधिक धन कमाने की लालसा में भ्रष्टाचार जैसी बीमारियों को अंगीकार कर लेते हैं, तो कुछ लोग पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध से प्रभावित होकर भौतिकवाद की तरफ तेजी से बढ़ने की लालसा की वजह से भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। आज समाज में भ्रष्टाचारियों को अपराधी के रूप में नहीं देखा जाता है। ज़्यादातर लोग भ्रष्टाचार के बल पर धन व यश बनाने में लोगों को बुद्धिमान समझने लगे हैं। उन्हें भ्रष्टाचार द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति या झूठा यश
अच्छा लगता है, जबकि उसके लिए मर्यादाओं का उल्लंघन करना उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए आज भ्रष्टाचार आम बात हो गई है। चाहे किसी सरकारी दफ्तर में बाबू को घूस लेकर काम करना हो, डोनेशन देकर बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूलों में करवाना, ट्रांसफ़र या पोस्टिंग के लिए घूस देना हो, इन सभी मूल्यों को लोग अब सहजता से स्वीकार करने लगे हैं, क्योंकि यह रक्त में सम्मानित हो चुका है। आज के युग में बच्चा यदि ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, बाप कम पढ़े लिखे होते हैं और संस्कारों को मानने वाले होते हैं, तो यह बेटा ही बाप को उपदेश देता है और ताने मारता है कि आप जीवन भर कुछ कर नहीं सके। जिन परिस्थितियों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है उससे प्राय सभी लोग वाकिफ होते हैं, लेकिन व्यक्ति शॉर्टकट तरीके से अपना काम करवाने के चक्कर में उन परिस्थितियों को बढ़ावा देता रहता है। जितनी बड़ी विडंबना है कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी भी ऊपरी आमदनी को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। देश के किसी भी राज्य में परिवहन विभाग, बिजली विभाग, राजस्व विभाग में जिस तरह से काम होता है उससे लोग त्रस्त हो चुके हैं। ज़्यादातर लोग बगैर घूस दिए अपना काम नहीं करवा पाते। जो लोग घूस नहीं देते तो उनके काम में विलम्ब होता है या उनके काम में तमाम तरह की अड़ंगे लगा दिए जाते हैं। मजबूर होकर अंततः व्यक्ति शॉर्टकट अपनाकर कुछ पैसे देकर अपना काम निकलवा लेना चाहता है। किसी काम के लिए किसी को घूस दे देना या अपना काम करवा लेना लोगों के लिए बड़ा सहज लगता है, लेकिन यह कितनी बड़ी बुराई है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जिस तरह से हमने भ्रष्टाचार को सहजता से अपनाना शुरू किया है, उसी तरह से भ्रष्टाचार हमारे समाज को, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को, हमारे संबंधों को, हमारी मान्यताओं को खोखला करता जा रहा है। इस पहलू पर मानव सोचता जरूर है, पर इस पर गंभीर मंथन करने के लिए समय नहीं निकाल पाता। इसलिए ये छोटी छोटी बुराइयां आगे चलकर उसे बड़ा अपराध करने के लिए मजबूर कर देती है। उदाहरण के लिए, आज कोई राशन कार्ड में नाम बढ़ाने के लिए घूस देता है तो कोई मतदाता कार्ड बनवाने के लिए घूस देता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए घूस देना आज आम बात हो चुकी है। लोग ट्रांसफ़र के लिए घूस देने लगे हैं। नौकरी के लिए भी घूस का सहारा लेना पड़ रहा है। कई राज्यों में विभिन्न तरह की भर्तियों में घोटाले सामने आए हैं। हरियाणा में शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार सामने आया, जिसको लेकर एक पूर्व मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। इसी तरह से अन्य कई राज्यों में भी कई तरह के घोटाले सामने आए हैं। बिहार का चर्चित चारा घोटाला कांड सबसे जहन में आज भी ताज़ा है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना में भी विभिन्न तरह के घोटाले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार की वजह से कई नेताओं के नाम सामने आए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज नक्श से सिख तक व्यक्ति भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। उसे अधिक पैसा, अधिक नाम कमाने के लिए कुछ भी करने में संकोच नहीं होता। आज किसी सरकारी दफ्तर में एक चपरासी घूस लेता है तो देश के कई राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री भी विभिन्न तरह के घोटाले में लिप्त पाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री भी विभिन्न घोटालों में नाम आने से जेल जा चुके हैं। उक्त उदाहरणों को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि समस्या अब विकराल रूप ले चुकी है, पानी नाक तक आ गया है। अब इस समस्या को समूल नष्ट करना ही होगा। भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए सबसे पहले भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली परिस्थितियों को समाप्त करने की जरूरत है। इसके लिए सिर्फ कानून बना देने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए समाज में व्यापक चेतना जागृत करने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही मैं विश्व में जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में कल आपसे बात करेंगे। आज बस इतना ही। और मैं इसके साथ ही आपको ये बता दें कि हमारे जो अन्नदाता किसान हैं, जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे अपनी मांगों को लेके बैठे हैं, उसमें सियासत गर्म हो गया है। बहुत सारे सियासत दां रोटियां सेकने लगी है और जो सत्ता में बैठे हैं उस आंदोलन को तोड़ने के लिए उसके अंदर जो है घुसपैठियों को घुसा कर करके अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं और डराने का, एफआईआर लॉन्च करने का, मारने का और तरह तरह की प्रलोभन दे कर करके ये आंदोलन को ख़त्म करना चाहते हैं। आंदोलन ख़त्म होना भी चाहिए, लेकिन जो जेन्युइन मांग हैं, जो उनकी ज़रूरत हैं, जो उनके हक में है, जो जनहित में है, उस पर ज़रूर सुनवाई होनी चाहिए। मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि जहां हमारे किसान जमीन पे ठंडे में
बैठे हैं, सड़कों पे बैठे हैं और दिन रात वहाँ आप किसी को भी जा करके जाए। मैं कई बार गया और मैं महसूस किया कि कितनी तकलीफ़ें होती हैं, और उस तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करते हुए हमारे नेता जो है कोठियों में, बंगलों में रह रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री एक उद्योगपति के घर में जाके बच्चे की जन्म की बधाई देने जाते हैं। हमारे होम मिनिस्टर बंगाल में जा करके चुनाव की तैयारी में लगे होते हैं। हमारे बाकी और जो है लोग उद्घाटन और दूसरे कामों में लगे रहते हैं, जहाँ पे इन बातों पे बहस होनी चाहिए, जहाँ पे इसका हल निकालना चाहिए। शीतकालीन जो अधिवेशन पार्लियामेंट में होता है उसे भी रोक दिया गया है। तो ये सारा का सारा किस ओर इशारा करता है? लोग जो है अपने आप को बड़ा समझते हैं, लोग अपने आप को आंदोलन रत समझते हैं, लोग जो है बड़े बड़े लीडर बन रहे हैं और देश को जो है गर्त में डाल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जो है गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, दोबारा ये भारत गुलाम होने की तरफ जा रहा है। यहाँ जो है लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, अब देश के अंदर 140 करोड़ आबादी है, पहले तो 60-70 करोड़ थी तो जो है गुलाम थे, लेकिन अब जो है नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लोग जागरूक हो गए। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट में लोगों ने कर चुके हैं। आधे घंटे के अंदर आपकी मुद्रा बदल दी जाती है और आपको कुछ नहीं करने की, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके को जो है ताली और थाली बजा दी जाती है आधे घंटे के अंदर, तो आप कुछ नहीं करते। आपके बीच में अंधभक्त जो हैं, जो लोग गुमराह हैं, जो लोग बिके हुए हैं, जो दलाल हैं, जो गोद मीडिया हैं, जो पेड मीडिया हैं, ये सब के सब जो है आपको गुलाम बनाने के लिए तत्पर हैं। और जल्द ही ऐसा लग रहा है कि भारत फिर से गुलाम होगा, और हम सभी जिस तरह से हमारे पूर्वज लोग गुलामी में जिए, आज हमें भी, हमारे आने वाले जनरेशन भी शायद गुलामी में ही जिएगा। तो ये भारत का नक्शा है, ये भारत का ही रूप है। हम कह रहे थे बार बार कि तीसरा विश्व युद्ध का भी नक्शा पूरे विश्व में बन रहा है। एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, लगातार कई जगह लड़ाइयाँ हो रही है, और उसे मीडिया कई जगह छुपा भी देती है। लेकिन कमोबेश जो है चारों तरफ आग लगी हुई है, ठंड का मौसम चल रहा है, सब जगह सर्द बर्फ हवाएं चल रही है, और ऐसी सूरत में भारत के अंदर सरगर्मियां बढ़ी हुई है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। किसानों की मांग पूरी होती है या किसानों के मंसूबे, उनके मांगों को भी ये धत्ता बताते हुए जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारी जो सरकार हैं, जिनको ब्लैक कमांडो चाहिए, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए, और ये आपस में लड़ने के लिए, आपस में सत्ता के लिए जो लड़ रहे हैं, ये जनहित में काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये जनता से डरती है, ये किस से डरती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से ये शासन कर रही है ये ठीक नहीं है। और मैं एक मानवता को मानने वाले, मानवीय अधिकारों को पे काम करने वाले आपके बीच में हम चाहते हैं कि शांति और सद्भावना हो, और कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से काम हो। देश के अंदर जितने भी जो नौकरशाह हैं, चाहे वो जो है न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, मीडिया हो, चाहे समाजसेवी संगठन हो, सभी देश हित में सोचें और देश हित में काम करें। अपनी स्वार्थ से परे हट करके देश और समाज के लिए आगे बढ़ें। मैं उनके साथ हूं। हमारे तमाम साथी जो भारत के 36 राज्यों में फैले हैं, भारत से बाहर हैं, वो सभी अमन और शांति के लिए किसानों को और नौजवानों को, हम जवानों को और महिलाओं को और वंचित और दर्बित को साथ देने के लिए तत्पर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और इसी शब्दों के साथ कल फिर हम मिलेंगे 1 बजे। आपका डॉक्टर एम यू दुआ। जय हिंद, जय भारत।